चलिए, तो अपने JIGL में कल वाला जो चैप्टर अपना चल रहा था इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूज, वो कंटिन्यू कर लेते हैं। प्राइमरी रूल्स पे बात हो रही थी। लिटरल कंस्ट्रक्शन का रूल हमने डिस्कस किया। उसमें मैंने आपको बोला कि कोई भी लीगल प्रोविजन या एक्ट अगर आप पढ़ते हो तो उस सेक्शन को आपको कैसे इंटरप्रेट करना है, तो नेचुरल, ऑर्डिनरी, पॉपुलर और ग्रामेटिकल मीनिंग, ठीक है, इस टाइप का हमें उसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। फिर हमने इसमें और भी पॉइंट्स देखे कि जो कुछ लॉ में लिखा है आपको किसी भी वर्ड को इग्नोर नहीं करना है, स्किप नहीं करना है। लीगल लैंग्वेज बहुत सोच समझ के ड्राफ्ट की जाती है, और वो अपन ने एग्जांपल्स भी देखे, टू बी हैंग टिल डेथ। अब वो टिल डेथ नहीं था तो मीनिंग बदल गया, ठीक है। फिर देखा टू इम्पर्सोनेट एनी पर्सन एंटाइटल टू वोट इज अ क्राइम, तो एंटाइटल टू वोट बोल दिया, वहाँ प्रॉब्लम होगी कि भाई जो वोट करने के लिए एंटाइटल नहीं भी है उसके बिहाफ पे भी आप वोट नहीं कर सकते ना, वो भी तो गलत है। बट प्रोविजन में वो चीज़ लूप होल थी, स्किप हो गया, तो उसका फायदा जो है ना वो अक्यूज ने उठा लिया। और ऐसा लीगल प्रोविजन में बहुत बार हो जाता है, जिसके बाद फिर अमेंडमेंट करने की जरूरत पड़ती है। और ये जो वोटिंग वाला केस है ना, वोटिंग वाले केस में काफ़ी बार ऐसा होता है। स्कैम कैसे होते हैं इलेक्शंस के टाइम पे, जैसे किसी पर्सन की डेथ हो गई तो डेथ के बाद एक प्रोसीजर होता है कि आपको डेथ सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ता है। अब जिस दिन डेथ एक्चुअल में हुई और जिस दिन डेथ सर्टिफिकेट बना, उसके बीच का जो ड्यूरेशन है, उस ड्यूरेशन में ऑन पेपर वो इंसान जिंदा है। डेथ सर्टिफिकेट इज अ प्रूफ कि उस पर्सन की डेथ हो गई, बट वो सर्टिफिकेट बनने में जो दिन लगेंगे उसके बीच में तो किसी को पता थोड़ी है। उसके बीच में ऑन पेपर देखा जाए तो पर्सन तो अलाइव है। अब इलेक्शंस के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो पर्सन होते हैं जिनका ये सिचुएशन हुई है कि किसी की डेथ हुई है रिसेंटली और अभी इलेक्शन है और उसका डेथ सर्टिफिकेट आना बाकी है, उसके नाम पे बोगस वोटिंग भी हो जाती है। उसका वोटिंग कार्ड लेके चले जाते हैं, अपनी अपनी पार्टी के फेवर में वोट करके आ जाते हैं, ऐसा भी होता है। अब ये सब चीज़ें रेयर होती है लेकिन होती है, ऐसे बहुत बार एलिगेशंस लगते हैं। तो ये सब चीज़ें इलीगल है, ये होनी नहीं चाहिए, और अगर ट्रेस होगी तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। बट अपन ने जो केस देखा वो 1860s का केस था, उसके अंदर ड्राफ्टिंग में गलती थी, इम्पर्सोनेट एनी पर्सन एंटाइटल टू वोट इज अ क्राइम। तो एंटाइटल टू वोट में डेड पर्सन तो आता ही नहीं है। लेकिन फिर बात वही है कि इस केस में जिसका डेथ सर्टिफिकेट बना नहीं है वो तो अलाइव है ऑन पेपर, तो वहाँ पे आपका क्रिमिनल ऑफेंस काउंट होगा। तो लीगल भाषा में ना बहुत ध्यान देना पड़ता है, एक एक वर्ड का अपना मतलब है। और आगे अपन इसके इंटरप्रिटेशन के लिए और भी चीज़ें रेफर करेंगे, यही हमें सीखना है। अभी जैसे आपने स्टार्ट किया है तो लॉज के ऊपर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, तो धीरे धीरे करके आपको ये हैबिट डेवलप करनी है, हाउ टू इंटरप्रेट लॉज करेक्टली एंड इन डेप्थ। तो वो अपने पढ़ते जाएंगे तो आपका भी वो जो नॉलेज है उस मामले में वो डेवलप होता जाएगा। क्लियर? चलो आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट। अब मैंने आपको कल बोला कि प्राइमरी रूल सबसे पहले अप्लाई करना होता है। अगर ये रूल फेल हो गया तो फिर हम इसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में से कोई भी रूल पहले लगा सकते हैं। तो अब कोई सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस वहां पे खत्म हो गया। तो सेकंड रूल जो इन्होंने दे रखा है वो क्या बोलता है वो देखते हैं। इसका नाम है रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, और लैटिन में इसका एक फ्रेज दे रखा है, ठीक है, वो उसका दूसरा नाम हो गया। तो आपको मैं बोला लैटिन वर्ड्स जो है थोड़ा खाली रिलेट कर लेना तो भी काफी है। इंग्लिश वर्ड पे पहले फोकस करते हैं। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लॉजिकली ये क्या बोलता है। अब इसमें ऐसा बोला है कि बहुत बार वर्ड्स को डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करने से काम नहीं चलता। प्राइमरी रूल में तो यही बोला था नेचुरल, ऑर्डिनरी, ग्रामेटिकल मीनिंग, मतलब आप ट्रांसलेशन कर रहे हो। बट इंग्लिश टू हिंदी या इंग्लिश टू गुजराती ट्रांसलेशन करके एग्जैक्ट सही मीनिंग बन जाए, ऐसा होता है कभी? बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जो आप वर्ड टू वर्ड चेंज कर दोगे तो कुछ अजीब ही बन जाएगा, कोई श्योरिटी नहीं है। तो बोला जहाँ पे एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करने से काम ना बने वहां आपको क्या करना पड़ेगा, उस प्रोविजन के इंटेंशन को समझना पड़ेगा। लॉ मेकर ने ये क्या सोच के लिखा होगा, कॉमन सेंस भी कोई चीज होती है वो लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पे बोला है कि थोड़ा 19-20 अगर आप उसको इंटरप्रेट करते हो तो चलेगा, इंटेंशंस पे फोकस करना है। वो अपने नहीं बोलते भावनाओं को समझो, ये वाला रूल है, ठीक है। भावनाओं को समझना पड़ेगा कि इंटेंशन क्या है। दैट इज द रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। बेसिक स्टोरी ये। अब बाकी लैंग्वेज से देख लेते हैं। Normally, the words used in a statute have to be construed in their ordinary meaning, but in many cases, judicial approach finds that the simple device of adopting the ordinary meaning of words does not meet the ends as a fair and reasonable construction. Same जो मैंने बोला कि डायरेक्ट ट्रांसलेशन करने से शायद काम ना चले। Exclusive reliance on the bare dictionary meaning of words may not necessarily assist a proper construction of the statutory provisions in which the words occur. Often, enough interpreting the provision, it becomes necessary to have regard to the subject matter of the statute and the object which is intended to achieve. मतलब इंटेंशन पे, लॉजिक पे जाना है कि किस सेंटेंस को किस कंटेक्स्ट में आपको इंटरप्रेट करना है। एक चीज के मल्टीपल मीनिंग्स भी तो हो सकते हैं। हम लॉजिकल मीनिंग निकालेंगे जो अपनी स्टोरी से रिलेट होता हो तो बात समझ में आएगी, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा उस सेंस में। आगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल द वर्ड्स ऑफ अ स्टैच्यू मस्ट बी कंस्ट्रूड सो एज टू गिव अ सेंसिबल मीनिंग टू देम। ये रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का बेसिक ऑब्जेक्टिव है, सेंसिबल मीनिंग देने वाला मतलब निकालना चाहिए, कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट, अ प्रोविजन ऑफ लॉ कैन नॉट बी सो इंटरप्रेटेड एज टू डाइवर्स इट एंटायरली फ्रॉम द कॉमन सेंस। फिर वही बात हो गई, एवरी वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड इन द एक्ट शुड रिसीव अ नेचुरल एंड फेयर मीनिंग
It is the duty of the court in constructing a statute to give effect to the intention of the legislature. If therefore giving of a literal meaning to a word used by the draftsman, particularly in penal statute, would defeat the object of the legislature, which is to suppress a mischief, the court can depart from the dictionary meaning, which will advance the remedy. ये अगले रूल में भी ये पॉइंट आगे आएगा, तभी भी रिलेट कराऊंगा. सिंपल बोला है कि डिक्शनरी मीनिंग वर्ड टू वर्ड निकालने से अगर कंफ्यूजन बढ़ता है तो उसको साइड पे रखो, कुछ कॉमन सेंस भी लगा लो, और जो मीनिंग डिसीजन के फेवर में जाता हो, जो केस को सॉल्व करने की तरफ जाता हो, हमें उस पर जाना चाहिए. तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का मीनिंग है सेंसिबल मीनिंग देना. अब जब अपने इसकी शॉर्ट नोट लिखते हैं तो आपको ये पॉइंट्स पकड़ने पड़ेंगे. बोले सर आंसर कैसे फ्रेम करें, तो भाई सेंसिबल मीनिंग देने वाली बात, कॉमन सेंस वाली बात, रेमेडी को एडवांस करने वाली बात जो कोर्ट ने की है, आपको ये सब स्पेसिफिक पॉइंट्स अपने आंसर में लिखने पड़ेंगे. वो वर्ड्स भी यूज करोगे ना, चेकर को दिखेगा कि आप पढ़ के आए. सेंटेंस फॉर्मेशन एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका चलेगा, लेकिन ये वर्ड्स तो एटलीस्ट आप रिलेट कर सकते हो. रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, फेयर मीनिंग, कॉमन सेंस, सेंसिबल मीनिंग, ये सब तो आप वर्ड्स यूज कर ही सकते हो. आपका आंसर अपने आप बन जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं. और अभी आप लोग टेस्ट देना, नेक्स्ट वीक से मैं आपको टेस्ट शेड्यूल भी दूंगा. आप स्टार्ट करोगे ना तो राइटिंग से आपको समझ में आएगा कि कैसा आपको लिखना चाहिए, कैसा आप लिख रहे हो. मैं चेक करके दूंगा. पहली 2-3 टेस्ट में ना आपको ऐसा टेंशन मत लेना कि क्या करना है. जो भी है आप एक बार अपीयर तो करो, आप कैसा लिख रहे हो वो एक्चुअल में कितना सही है और कितना इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो मैं पेपर चेक करके दूंगा तो आपको पता चलेगा. फिर उसके बेसिस पे आपको आइडिया लगेगा, अच्छा हमने ये मिस्टेक की है तो नेक्स्ट टाइम ये नहीं करनी. तो 2-4 टेस्ट के बाद ना आपकी धीरे धीरे ग्रिप आनी शुरू आ जाएगी. और एक बार वो ग्रिप आ गई कि ऐसे लिखना है, फिर आपको टेस्ट देने मजा आएगा कि अब हमको पता है कि यार ऐसे अप्रोच करना है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो फियर अपने आप निकल जाएगा. ठीक है, तो वो भी करेंगे. नेक्स्ट, if therefore giving of a literal meaning to a word used by the draftsman, particularly in the penal statute, would defeat the object of the legislature, which is to suppress a mischief. अच्छा ये मैंने पॉइंट पढ़ दिया ना. The court can depart from the dictionary meaning, which will advance the remedy and suppress the mischief. ठीक है, तो ये रूल यहाँ पे कंप्लीट है. नेक्स्ट रूल देखते हैं. अब मैं ना आपको पहले रूल नंबर 4 समझा रहा हूँ, क्योंकि अभी जो लास्ट पॉइंट पढ़ा ना उसके साथ रिलेटेड है. इसका नाम ही है द मिस्चिफ रूल और द हेडन्स रूल. अब ये हेडन कौन है, तो 1584 में कोर्ट केस हुआ था जिसमें एक पार्टी का नाम हेडन था. अब जब ये केस खत्म हुआ तो वहाँ से हेडन्स रूल या फिर मिस्चिफ रूल उसका नाम रख दिया गया. तो लैंडमार्क डिसीजन या फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड डिसीजन, वैसे अपने इसको मान सकते हैं. यहाँ पे बोला क्या, हेडन्स रूल में ये बोला कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज की आप बात करो तो इंग्लिश लैंग्वेज में एक एम्बिग्यूटी का एंगल है. एम्बिग्यूटी का मतलब अनसर्टेनिटी, डबल मीनिंग. एक वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं. इंग्लिश लैंग्वेज में आपको ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है, और आप उसको किस कंटेक्स्ट में डिराइव करते हो वो आपके ऊपर है. तो अगर एक ही सेंटेंस या एक वर्ड के 2 मीनिंग निकलते हैं, कोर्ट के सामने दोनों मीनिंग है, तो कोर्ट को और लॉयर्स को कौन सा मीनिंग अडॉप्ट करना चाहिए जिससे केस सॉल्व होता हो या जिससे केस और कॉम्प्लिकेट होता हो, सॉल्व होता हो. हेडन्स रूल यही बोल रहा है कि वो जो लैंग्वेज की जो मिस्चिफ है कि भाई इसका इस तरफ भी मतलब जाता है उस तरफ भी जाता है, तो आप वो मतलब निकालो ना जिससे प्रॉब्लम सॉल्व होता है. जिससे और डिस्प्यूट बढ़े वो मीनिंग क्यों अडॉप्ट करते हो, या जिसका कोई सेंस ही नहीं बनता वो मीनिंग क्यों अडॉप्ट करते हो. तो मिस्चिफ रूल भी इस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है. वही जो अपन अभी रीजनेबल कंस्ट्रक्शन में लास्ट पॉइंट देख रहे थे, उसमें एक फ्रेज यूज किया, सप्रेस द मिस्चिफ एडवांस द रेमेडी. सप्रेस द मिस्चिफ एडवांस द रेमेडी. मिस्चिफ को सप्रेस करो, उसको रोको, और सॉल्यूशन को एडवांस करो, उसको आगे बढ़ाओ. अब ये फ्रेज अगर आप इस रूल में लिखोगे तो अपने आप वो चेकर वाले पॉइंट पे आपका काम हो जाएगा कि यार पढ़ के आया है बुक में से, वो पता चल रहा है. बाकी के पॉइंट्स आप अपने वर्ड्स में बना सकते हो. अब इसमें हेडन्स केस में 1584 में ये सब इंटरप्रिटेशन करने से पहले कुछ सवाल पूछे गए जिसके ऊपर सॉल्यूशन फिर केस में दिया गया. वो पॉइंट्स क्या है वो देखो. व्हाट वाज द कॉमन लॉ बिफोर मेकिंग द एक्ट? What was the mischief and defect for which the common law did not provide? What remedy the parliament had resolved and appointed to cure the disease of the commonwealth and the true reason of the remedy? ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस है कि कानून बनने से पहले कॉमन लॉ क्या था. याद है कॉमन लॉ के बारे में कल मैंने आपको बताया था. समाज ने, सोसाइटी ने जो कानून बना दिया जिसका कोई पार्लियामेंट्री रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं, तो वो पहले कानून क्या था वो समझो. मिस्चिफ क्या है, क्या लैंग्वेज में प्रॉब्लम है जिस वजह से डिफेक्ट अराइज हो रहा है. एंड व्हाट द रेमेडी द पार्लियामेंट हैड रिजॉल्व, पार्लियामेंट ने इसके लिए क्या किया, और रेमेडी का असली कारण क्या है. तो ये सब पॉइंट्स पे अगर आप सवाल का जवाब ढूंढोगे तो समझ आ जाएगा कौन सा मीनिंग निकालना चाहिए, कौन सा नहीं निकालना चाहिए. तो ये 4 पॉइंट्स आपके इस आंसर का पार्ट बनेंगे, आप उसको प्रेजेंट करना. अब बीच में जो बचा अपना हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, वो देख लो. हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का सिंपल मतलब ये, आप जैसे अपने कितनी बार कोई रूल्स पढ़ते हैं, तो मैं एक एग्जांपल आपको ऐसा देता हूँ. जैसे आप अभी आपका 18 ईयर्स किसी का कंप्लीट हुआ तो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं. पैन कार्ड बनवा रहे हो आप, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनवा रहे हो. आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने गए, किसी एजेंट से बात की, तो आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स देते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे. ऐसे ही होता है. तो एक आपका पासपोर्ट साइज फोटो, उसकी 2 कॉपी 3 कॉपी जितनी उनको चाहिए. एक आपका रेसिडेंशियल एड्रेस प्रूफ ये मांगते हैं,
और कुछ इसके अलावा और कोई आईडी प्रूफ, या आपका अभी आईडी प्रूफ में शायद और कुछ नहीं होगा, तो आपका स्कूल का जो 12th की मार्कशीट या 10th का पासिंग सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए वो चाहिए होता है। तो सपोज 3 चीज़ें मांगी, फोटो, आपका डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ और आपका रेसिडेंस का प्रूफ। ये तीनों देने पड़ेंगे या तीनों में से कोई एक चलेगा? आप बोले नहीं खाली फोटोग्राफ ले लो ना। बोला आपकी शक्ल से थोड़ी सब कुछ जानते हैं आपको, बताओ तो सर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ कैसे मिलेगा, रेसिडेंशियल एड्रेस कैसे पता चलेगा? तो ये तीनों डॉक्यूमेंट देना जरूरी है। अच्छा, रेसिडेंशियल प्रूफ में आपको क्या डॉक्यूमेंट देने होते हैं, कुछ आइडिया? इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो सकता है, ठीक है, और वो जो प्रॉपर्टी टैक्स आता है वेरा बिल वो हो सकता है। अगर आप रेंट की प्रॉपर्टी पे रह रहे हो तो रेंट अग्रीमेंट हो सकता है, ये सब चीजें होती है। अच्छा, ये तीनों देने पड़ते हैं, इनमें से कोई एक चलेगा? कोई एक चलेगा, समझ आया? अब ये डिफरेंस है ना, फोटो, रेसिडेंशियल एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ के लिए तीनों प्रूफ चाहिए, तो एंड वाली कंडीशन है 1 and 2 and 3। रेसिडेंशियल प्रूफ में लाइट बिल, वेरा बिल या फिर आपका रेंट अग्रीमेंट, उसमें और लिखा है, तीनों में से कोई भी दे दो चलेगा। बात समझ आ रही? तो जिन कंडीशंस में एंड लिखा होता है वो सारी फुलफिल करनी पड़ती है, ये बात क्लियर हो रही है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली सेम बात बोल रहा है कि अगर कंडीशंस में एंड लिखा है और आप सिर्फ एक कंडीशन फुलफिल करोगे दूसरी नहीं करोगे, वो गलत हो जाएगा। ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए, हार्मनी मेंटेन करना बिटवीन द मल्टीपल प्रोविजंस। आया समझ में? अब इसका एक एग्जांपल अपन लेते हैं, कंपनी लॉ वाला जो आपने पढ़ा है। आपको ध्यान होगा कंपनी लॉ में अपने डब्ल्यूटी में पढ़ चुके हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है हर साल, उसकी एक डेट डिसाइड करनी होती है कि एजीएम कब कंडक्ट करनी है। वो डेट डिसाइड करने के लिए 3 कंडीशंस थी। कोई कंडीशन याद आ रही है आपको, कौन सी थी? 3 कंडीशंस थी, कोई भी याद आ रही है? थोड़ा बहुत पढ़ा तो हुआ है, मैंने पढ़ाया था डब्ल्यूटी। 6 months फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, उसमें आपको मीटिंग करनी होती है। और कोई कंडीशन थी? 2 मीटिंग के बीच में कुछ टाइम गैप? नहीं, वो बोर्ड मीटिंग वाला पॉइंट है, 120 days वाला। वो उसमें था जब ओपीसी और स्मॉल कंपनी में आप करते हो ना, तो 90 days मिनिमम गैप। ये जनरल मीटिंग की बात कर रहा हूँ। 15 months, 2 एजीएम के बीच में 15 months का गैप, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और एक था हर कैलेंडर ईयर में एक एजीएम करनी होती है, जैन टू दिसंबर। ऐसी 3 कंडीशन थी। ये तीनों कंडीशंस में एंड लिखा है, तो आप जब डेट निकालोगे ना तो तीनों कंडीशन को फुलफिल करना है। अब 6 months फ्रॉम फाइनेंशियल ईयर एंड मतलब 31 मार्च से 6 महीने, 30 सितंबर हो गई, आपने मीटिंग रख दी 10 अक्टूबर को, नहीं चलेगा। बाकी 2 कंडीशन हो सकता है फुलफिल हो रही हो, लेकिन ये वाली कंडीशन तो आपकी मिस आउट हो गई ना, वो नहीं चलेगा। तो हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब ऐसा मीनिंग निकालो जो सारी कंडीशंस को फुलफिल करता हो, किसी भी एक को ब्रीच ना करे। मीनिंग क्लियर, समझ आया? मैंने एग्जांपल ये दिया है, देख लो, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन में एजीएम वाला। बोलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 5th रूल देख लो, लास्ट प्राइमरी रूल्स में से, दैट इज द रूल ऑफ एजेसडेम जेनेरिस। ठीक है, रूल ऑफ एजेसडेम जेनेरिस। एजेसडेम जेनेरिस अगेन लैटिन टर्म है, उसका ट्रांसलेशन है ऑफ द सेम काइंड और स्पीशीज। तो सेम काइंड और स्पीशीज मतलब सेम, जब अपने स्पीशीज या जॉनर या कैटेगरी बोलते हैं, तो एजेसडेम जेनेरिस सेम काइंड और स्पीशीज। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है इंग्लिश में जो आप बहुत बार यूज करते हो और कहीं ना कहीं अपनी इज्जत बचाने वाला काम करता है, दैट इज एटसेट्रा, है ना? पेपर में आपने बहुत बार यूज किया होगा। देखो, जहाँ तक अपने को आता है वहां तक अपन लिखते जाते हैं, जहाँ से अपन भूलना शुरू करते हैं वहाँ एटसेट्रा आके अपना इज्जत बचा लेता है कि बस इतना ही पता था। एटसेट्रा इज लाइक अनटोल्ड अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द चेकर एंड द स्टूडेंट, कि देख मुझे इतना आता था, मैं लिख दिया। अब इसमें से आप समझ लो कितने मार्क्स देने, जहाँ से नहीं आता था वो एटसेट्रा लगा के खत्म कर दिया। अब एटसेट्रा वर्ड तब यूज होता है जब लिस्ट जो है ना वो इलस्ट्रेटिव हो। इलस्ट्रेटिव लिस्ट का मतलब कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है कि 4 ही पॉइंट है। 4 होते तो मैं स्पेसिफिक 4 लिख देता, बट 40 है तो सारे थोड़ी लिखूंगा, 5-7 लिख के फिर एटसेट्रा लगा दूंगा। तो ये चीज तब फॉलो होती है जब लिस्ट इलस्ट्रेटिव हो। और दूसरी लिस्ट होती है उसको बोलते हैं एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव लिस्ट का मतलब व्हेन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ऑब्जेक्ट्स आर डिफाइंड इन अ फिक्स क्वांटिटी, 4, 5, 10, जो आप सारे कोट कर सकते हो। और इलस्ट्रेटिव लिस्ट का मतलब न्यूमरस एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो फिर मैं लास्ट में एटसेट्रा लगाऊंगा। अब एटसेट्रा वर्ड का अपना कोई मीनिंग नहीं है। एटसेट्रा वर्ड को उसका मीनिंग मिलता है उसके पहले वाले जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना उससे, जिनको बोलेंगे स्पेसिफिक वर्ड्स। एटसेट्रा इज अ जनरल वर्ड। अब जैसे मैंने लिखा काउ, बफेलो, एटसेट्रा, तो ये एटसेट्रा में क्या क्या आ सकता है? लायन, टाइगर, लेपर्ड, क्रोकोडाइल, ये सब आ सकता है। काउ, बफेलो लिखा है तो आपको पता चल रहा है कौन से टाइप के एनिमल्स हैं। ये बेचारे शांत जानवर है, किसी को मार के खाएंगे नहीं, उस कैटेगरी के नहीं है, ठीक है। और डेयरी फार्मिंग में यूज होने वाले एनिमल्स है, तो इसमें काउ, बफेलो में फिर आप गोट इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो वैसे एनिमल्स आएंगे जो उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। अब मैं लायन, टाइगर, एटसेट्रा लिखूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे खतरनाक जानवर है, तो इसमें एटसेट्रा का मतलब चेंज हो जाएगा। तो एटसेट्रा इज अ जनरल वर्ड जिसका अपना कोई मीनिंग नहीं है, उसको मीनिंग मिलता है
स्पेसिफिक वर्ड्स है जो उसके पहले लिखे होते हैं। दैट इज कॉल्ड द रूल ऑफ एजेस्डेम जेनेरिस। क्लियर? ये देख लो, लैंग्वेज पढ़ लो, छोटा सा ही पॉइंट है। एग्जाम्पल वही है, काओ बफेलो कोट वाला। चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं। व्हीकल लेके आया, व्हीकल लेके आया, ड्राइव कर लो। हाँ बोलो, पढ़ लिया? क्लियर है? एजेस्डेम जेनेरिस समझ आ गया? तो ये प्राइमरी रूल्स थे अपने। लिटरल कंस्ट्रक्शन से स्टार्ट किया, फिर रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, फिर हमने बीच में हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देखा, एक मिस्चीफ रूल, और लास्ट में ये एजेस्डेम जेनेरिस। क्लियर? अब चलते हैं अदर रूल्स पे, अदर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। इसमें सबसे पहला जो रूल है वो भी अगेन लैटिन फ्रेज है। एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इम्प्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। अब ये लैटिन फ्रेज से आपको मैच होता हुआ मिलेगा। एक्सप्रेसियो मतलब एक्सप्रेस, यूनिस मीन्स यूनिट, दैट मीन्स वन। एस्ट एक्सक्लूजियो, एक्सक्लूजियो मतलब एक्सक्लूजन, और ऑल्टरिस मतलब अनदर, ऑल्टरनेट। तो वर्ड्स लिंक हो जाते हैं। एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इम्प्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। एक चीज का मतलब एक्सप्रेसली मेंशन्ड होना बाकी सब चीजों को एक्सक्लूड कर देता है बाय डिफॉल्ट। एक सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं इसके लिए कि ये कैसे हो सकता है। सपोज ऐसा कुछ है कि आप अभी क्लास पे आ रहे थे, अपना 2 व्हीलर 4 व्हीलर कोई व्हीकल लेके आ रहे थे, तो कोई फ्लाईओवर आ गया। सूरत में कहीं से कहीं पे भी जाना, फ्लाईओवर बीच में नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है। इतने सारे बना रखे हैं, कहीं ना कहीं कोई फ्लाईओवर आपको मिल जाएगा। मोर देन 120 फ्लाईओवर है अपने सिटी में, तो इतने सारे फ्लाईओवर हर जगह बने। आप कोई फ्लाईओवर से आ रहे थे तो वहाँ पे एक सिंबल लगा रखा था स्टार्टिंग में, एक बस या हैवी ट्रक का साइन था, और ऐसे ना रेड क्रॉस उसके ऊपर लगा रखा था। अब इस साइन का क्या मतलब निकाला आपने? जो हैवी ट्रक है वो इस ब्रिज से नहीं जा सकते। आप 2 व्हीलर पे निकले, बट 2 व्हीलर के बारे में कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ ट्रक के बारे में लिखा है। अब आप कंफ्यूज हो गए, साइड पे रुक गए, आप लोगों को पूछ रहे हो, बोले यार ये ट्रक के बारे में लिखा है, 2 व्हीलर के बारे में नहीं लिखा है, मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ यहाँ से? पूछने वाला क्वेश्चन है या अंडरस्टूड है? अंडरस्टूड है ना। जिसको मना किया है उसको नहीं जाना है। तो सिर्फ ट्रक का साइन है, इसका मतलब आप ट्रक के अलावा और कोई भी व्हीकल लेके निकले हो जो उस कैटेगरी में नहीं आता है, आप जा सकते हो, कोई मना नहीं कर रहा। तो ये अंडरस्टूड है ना। एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इम्प्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। एक्सप्रेस मेंशन है कि ट्रक वाले यहाँ से नहीं जाएंगे, तो बाकी के लोग जा सकते हैं। भी ऑटो रिक्शा है, कार है, 2 व्हीलर है, साइकिल है, आपको वॉकिंग भी जाने जा सकते हो, कोई मना नहीं करेगा। अगर उनको 2 व्हीलर अलाउ नहीं करना होता तो उसका भी सिंबल होता ना वहाँ पे। तो ये कॉमन सेंस वाली बात होगी। दिस इज रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। ठीक है, द एक्सप्रेस मेंशन ऑफ वन थिंग इम्प्लाइज द एक्सक्लूजन ऑफ अनदर। ठीक है, कंप्लीट। नेक्स्ट अगेन लैटिन फ्रेज, द बेस्ट वे टू गिव द मीनिंग टू अ डॉक्यूमेंट और प्रपोजिशन ऑफ लॉ इज टू रीड इट एज इट वुड हैव रेड व्हेन इट वाज मेड। ये भी अच्छा पॉइंट है। देखो क्यों ऐसा बोल रहे हैं। कोई एक्ट बना, जैसे अपना कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है, लेटेस्ट एग्जांपल, पर हमने देखा उसके बाद 2015 में अमेंड हुआ, 2017 में अमेंड हुआ, 19 में अमेंड हुआ, 20 में अमेंड हुआ, तो थोड़े थोड़े सेक्शन अमेंड हुए होंगे। अब अमेंडमेंट करना मतलब रिपेयरिंग कर रहे हो आप। रिपेयरिंग करते करते इतना अमेंडमेंट हो गया कि एक पॉइंट पे आके किसी सेक्शन को लेके कंफ्यूजन हो रहा है कि यार एग्जैक्टली बोलना क्या चाह रहे हैं, इंटेंशन नहीं समझ आ रहा। तो बेस्ट तरीका क्या है, एक काम करो आप, जो ओरिजिनल एक्ट बनाया था कंपनीज एक्ट 2013, उसको जाके एक बार रेफर कर लो कि उसमें जब सेक्शन पहली बार लिखा गया था तो किस फॉर्मेट में लिखा था। तो उससे क्या होगा, आपको लॉ मेकर का ओरिजिनल इंटेंशन वो समझ आ जाएगा। फिर जब उस लॉ को आपने मॉडिफाई किया तो किस डायरेक्शन में मॉडिफिकेशन जाना चाहिए आपको क्लियर हो जाएगा। तो मॉडिफाइड वर्जन नहीं समझ आ रहा है तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, ओरिजिनल वर्जन को एक बार रेफर कर लो, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। तो सेकंड रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन जो है वो यही बोल रहा है कि बेस्ट वे टू गिव अ मीनिंग टू अ पॉइंट इज एज इट वाज रिटन ओरिजिनली। ओरिजिनल फॉर्म में जैसे लिखा गया था उसको इंटरप्रेट कर लो, बाकी सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी, एटलीस्ट इंटेंशन समझ आ जाएगी। उसी चीज को बार बार एक्सप्लेन किया, अंदर की लैंग्वेज में कोई ऐसे टिपिकल पॉइंट्स नहीं है। तो एक बार अपने आगे बढ़ सकते हैं, रीडिंग में फिर आप कवर कर सकते हो उसको। थर्ड रूल देखो, ये भी इंटरेस्टिंग है, नोन बाय इट्स एसोसिएट्स। अगेन इंग्लिश वाला पॉइंट है। मैं एक वर्ड बोल रहा हूँ, जैसे मैंने एक वर्ड आपको दिया प्लांट, तो प्लांट वर्ड सुन के आपके माइंड में क्या आता है, इसका मीनिंग क्या है? बोलो, प्लांट का मतलब पेड़ पौधे, ट्रीज, वही आएगा। और कोई मीनिंग है प्लांट का? हाँ, अभी कॉमर्स वाले स्टूडेंट है तो सर हमको पहले प्लांट एंड मशीनरी समझ आता है, प्लांट एंड ट्रीज वो एनवायरमेंट नेचर लवर जो होते हैं वो अलग कैटेगरी हो गई।
तो एक ही वर्ड के दो मतलब है ना, पॉसिबिलिटी। मैंने सिर्फ प्लांट वर्ड लिखा है, 100% गारंटी से बता सकते हो कि ट्री की बात कर रहा हूँ या मशीन की बात कर रहा हूँ। बट अगर लिखा है प्लांट एंड मशीनरी तो क्लियर है, लिखा है प्लांट एंड ट्रीज तो क्लियर है। तो प्लांट का अपना मीनिंग क्या है एग्जैक्ट, वो आपको पता कैसे चला? बाकी के जो वर्ड्स हैं उसके साथ लिखे हुए उसके थ्रू पता चला। जब पीछे ट्रीज पढ़ा तो समझ आ गया, पीछे मशीनरी पढ़ा तो समझ आ गया। सिर्फ प्लांट लिखता तो मल्टीपल मीनिंग हो सकते थे। और ये बड़ा कॉमन तरीका इंटरप्रेट करने का। कितनी बार तो सर ये वर्ड का मतलब बता दो, मतलब पूरा सेंटेंस पढ़ दो। तो आप जब पूरा सेंटेंस पढ़ते हो तो मुझे कंटेक्स्ट समझ में आ जाता है कि ये वर्ड को कौन से सेंस में एक्सप्लेन करना है, तो बाकी के वर्ड से मैं उस वर्ड का मीनिंग निकाल रहा हूँ। तो ये कॉमन वे ऑफ इंटरप्रिटेशन है, इसको यहाँ पे इन्होंने रूल बना दिया। क्लियर? एग्जाम्पल में वही दिया हुआ है प्लांट वाला, देख लो, अगर नहीं है तो लिख लो, नोट करके रख लो, प्लांट एंड ट्रीज, प्लांट एंड मशीनरी। वो एटसेट्रा वाला था ना, वो अलग चीज हो गई। वहाँ स्पेसिफिक वर्ड और जनरल वर्ड का कंपैरिजन था। हाँ वही वही, उसमें एटसेट्रा की बात की ना, एजेस जेनेरिस। तो एटसेट्रा इज अ जनरल वर्ड जिसको अपनी पहचान उसके आगे स्पेसिफिक वर्ड से मिलती है। और यहाँ जनरल स्पेसिफिक नहीं है, यहाँ पे एसोसिएटेड वर्ड्स है कि भाई दोनों वर्ड्स की अपनी इंपॉर्टेंस है, बट एक की वजह से दूसरा समझ में आता है। ट्रीज इज नॉट एटसेट्रा, ट्री इज ऑल्सो स्पेसिफिक पॉइंट, बट उससे समझ में आ जाता है कि प्लांट का कौन सा मीनिंग अडॉप्ट करना है। तो डिफरेंस तो रहेगा दोनों। और लास्ट पॉइंट है इसमें, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन दोनों समझा देता हूँ। जैसे कल अपन बात कर रहे थे टू बी हैंग टिल डेथ, वो अपन ने किया स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन। पेनल लॉज जिसमें पेनल्टी लगती है, क्रिमिनल लॉज जो आईपीसी में और ये सब जगह पे आते हैं। तो क्रिमिनल लॉज में इंटरप्रिटेशन एग्जैक्ट होता है, स्ट्रिक्ट, जैसा लिखा है वैसा ही मतलब निकाला जाएगा। फिर आप उसमें समझ लेते हैं, रीजनेबल मान लेते हैं, नहीं चलेगा, अजम्पशन नहीं ले सकते। बट जो छोटे मोटे सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं या सिविल मैटर होते हैं जहाँ फाइन लगता है, तो वहाँ पे ना थोड़ा बहुत लिबरल इंटरप्रिटेशन चलता है, तो उसको बोलते हैं लिबरल कंस्ट्रक्शन। अब कैसा हो गया कि कहीं पे पुलिस ने आपको रोक लिया, आपने ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं किया, कितना चालान आ जाएगा, 100 रुपये, 300 रुपये, 500 रुपये, कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है। फिर कोई और छोटा मोटा मैटर हो गया जहाँ पे कोई अथॉरिटी ने आपसे कुछ फाइन ले लिया, 100, 200, 500। अब उसमें ऐसा है कि आप बोलोगे मेरी एग्जैक्ट मिस्टेक नहीं थी, यहाँ पे ये लिखा है वो लिखा है, तो जो ऑफिसर है वो बोलेगा कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अब जो दिख रहा है आपका इंटेंशन हो ना हो भी भाई ये फाइन पे करो और बात खत्म करो, चलता है। छोटे मोटे में आप लिबरल कंस्ट्रक्शन कर लो वो ठीक है, लेकिन मर्डर वाले मैटर में वहाँ तो इंटरप्रिटेशन वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। अब टू बी हैंग लिखा है, भले इंटेंशन कुछ भी होगा, भाई लिखा टू बी हैंग्ड है ना, तो माना वही जाएगा, फिर उसका मतलब कुछ भी हो। अब आप अमेंड कर लो अगर आपके हिसाब से गलत है, बट अभी तो यही मीनिंग माना जाएगा। तो जितने भी पैनल प्रोविजंस होते हैं वहाँ पे स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बस उतना पॉइंट है इसमें, स्ट्रिक्ट वर्सेस लिबरल। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट जो टॉपिक है प्रिजम्पशंस वाला, चलो वही आंसर ले लेते हैं। प्रिजम्पशंस पे आ जाओ। ये भी एक पूरी शॉर्ट नोट बन सकती है, काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, अब डिपेंड करता है, हाफ मार्क का एक पॉइंट गिन लो, 4 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, उस हिसाब से आप लिख सकते हो। प्रिजम्पशंस, सबसे पहला पॉइंट, दैट द वर्ड्स इन अ स्टैच्यू आर यूज प्रिसाइजली एंड नॉट लूजली। प्रिजम्पशंस का मतलब जो चीज़ हम पहले से अज्यूम करके चलते हैं, प्री अज्यूम करके चलते हैं, दैट इज प्रिजम्पशन। तो जब कोर्ट में कोई मैटर आता है तो कोर्ट भी ना कुछ प्रिजम्पशंस लेके चलता है कि शुरुआत से हम ये बात मानते आ रहे हैं, फिर अगर ये गलत साबित हुई तो हम बात को रिवर्स कर देंगे, लेकिन अभी ये मान के चल रहे हैं। पहला पॉइंट उन्होंने बोला कि स्टैच्यू में, लॉ में जो भी वर्ड्स यूज होते हैं वो बहुत प्रिसाइजली सोच सोच के यूज किए जाते हैं, ऐसे ही लूजली और रैंडमली यूज नहीं किए जाते। और ये प्रिजम्पशन तो सही है, हमने स्टार्टिंग में यही बात की थी, ठीक है, तो वैलिड है। दूसरा, that the vested rights which a person possessed at the time the statute was passed are not taken away without express words or necessary implications or without a compensation. Fair enough. आज आपको कानून में जो भी राइट मिला है वो राइट तब तक रहेगा जब तक कानून खुद अपने आप वो राइट आपसे वापस ना ले ले। तो आज कोई लॉज बनाए, आपको कोई अथॉरिटी दे दी, सपोज ऐसा है ट्रैफिक रूल्स में उन्होंने चेंजेस किए, मोटर व्हीकल एक्ट में बोला अब हेलमेट पहनना कंपलसरी नहीं है, एक्ट अमेंड हो गया, हेलमेट पहनना कंपलसरी नहीं है और इसके लिए कोई चालान नहीं होगा, सपोज ऐसा रूल आ गया। बीच में किया भी था, सिटी लेवल पे बोला कि हेलमेट नहीं होगा चलेगा, क्योंकि इन बिटवीन कुछ सूरत में अपने रूल्स में चेंजेस किए थे, ट्रैफिक में हेलमेट के लिए पकड़ रहे थे, तो काफ़ी पब्लिक भी वो कर रही थी कि यार फालतू के इतने चालान आ रहे हैं ये वो करके। फिर बीच में कुछ बोला था कि अभी सिटी में अगर आप सिटी लिमिट्स में हो तो हेलमेट जो सेकंड पैसेंजर है या मेन ड्राइवर है मैंडेटरी नहीं है, हाईवे पे कोई टू व्हीलर चला रहा है तो मैंडेटरी, ऐसा सब किया था। अभी एग्जैक्टली वापस क्या रूल है वो देखना पड़ेगा, बट सपोज उन्होंने हटा दिया, हेलमेट मत पहनो,
अब ये कानून आ गया, सब जगह डिक्लेयर हो गया। अब जब तक वापस से उसको चेंज नहीं करेंगे तब तक तो ये कानून रहेगा ना। या कभी भी पुलिस वाले रोक सकते हैं, बोले नहीं नहीं मेरे हिसाब से तो हेलमेट पहनना चाहिए। अब ऐसा आपके हिसाब से कुछ भी हो, लॉ में क्या लिखा है लास्ट में कि भाई हेलमेट पहनना कंपलसरी नहीं है, मैंने नहीं पहना, अब आप चालान नहीं कर सकते। अब जब गवर्नमेंट खुद अनाउंस करेगी कि हमने अमेंडमेंट किया तो ये मानेंगे, तब तक क्यों मानेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पे बोलती है कि कोर्ट ये अजम्पशन लेके चल रहा है कि कोई भी कानून कभी भी बनता है तो उसमें जो राइट्स सिटीजन्स को मिले वो राइट्स उनके पास तब तक रहेंगे जब तक कानून में कोई बदलाव नहीं होता। फिर वो कानून 10 साल पुराना हो कि 100 साल पुराना है, 2 महीने पुराना, उससे फर्क नहीं पड़ता। ये लॉजिकल बात है, ये अजम्पशन पे तो लेके चलना ही पड़ेगा। तीसरा पॉइंट मेंस रिया वाला, गिल्टी माइंड। इसमें बोला है कि अगर आपका माइंड गिल्टी है, गिल्टी इंटेंशन से आपने कोई काम किया है तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दोनों में फर्क है, एक होता है एक्सीडेंट, एक होता है जानबूझ के गिल्टी इंटेंशन से कोई क्राइम करना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कार ड्राइव कर रहे हो, अब नॉर्मल स्पीड पे कार चला रहे हो, सीट बेल्ट लगा रखी है, ड्राइविंग लाइसेंस भी है आपके पास, ड्रिंक एंड ड्राइव वाला भी कोई मैटर नहीं है, सब कुछ सही चल रहा है, बट फिर भी एक्सीडेंट हो गया, आपकी कार के आगे कोई अचानक आ गया, टक्कर हो गई, तो अब ये और सामने वाले को बहुत चोट लग गई, उसकी डेथ हो गई, तो ये मर्डर है या एक्सीडेंट है? एक्सीडेंट। आप रूल्स फॉलो कर रहे थे, ओवर स्पीडिंग भी नहीं था, अब कोई लाइन में आ गया, कोई आगे गिर गया, आपको चोट लग गई, तो एक्सीडेंट हो सकता है। तो उस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, दैट इज एक्सीडेंट, वो कोई मर्डर नहीं है। लेकिन यही आप कार चला रहे हो, सिचुएशन अलग है, आपका किसी से कोई झगड़ा है, दुश्मनी है, और वही सामने जाता हुआ दिख गया और आपके मन में इतना गुस्सा था ना, तो ब्रेक के बदले आपने उतना ही दम एक्सीलेटर पे लगा दिया, बोले आज किस्सा खत्म ही कर देते हैं, जो होगा देख लेंगे, आपने उड़ा दिया उसको, गया बेचारा, खत्म हो गया। अब ये जो सिचुएशन है वो क्या है, एक्सीडेंट है या मर्डर है? मर्डर है, समझ आ रहा है? दोनों में जेल होगी, सजा सेम होगी, अलग अलग होगी। एक्सीडेंटल डेथ में कितनी बार ना आप फाइन, पेनल्टी, कॉम्पनसेशन पे करके भी घर जा सकते हो, क्योंकि उसमें आपकी रूल्स में कोई गलती नहीं है, आपके सामने कोई अचानक आ गया, आप सारे कार रूल्स फॉलो कर रहे हो, तो किस बात की जेल? अब किसी को कोई इंजरी हो गई, अगर गलती सामने वाले की थी तो आपको कुछ पे नहीं करना है, अगर आपकी कुछ गलती थी तो आप कॉम्पनसेट कर सकते हो। लेकिन मर्डर वाले केस में क्या होगा, वो बात जाएगी फांसी तक। डिफरेंस, मर्डर में तो वही चार्ज लगेगा, 302 लग सकता है, इंटेंशनली आपने किया तो सेम एक्शन, लेकिन इंटेंशन का फर्क, एक जगह एक्सीडेंट, एक जगह मर्डर, एक जगह फांसी और एक जगह आप फ्री हो गए, दोनों में बहुत फर्क होता है। तो इंटेंशन हमेशा मैटर करते हैं। अब अगर कोई ऑन द स्पॉट क्राइम सीन पे पकड़ा गया रेड हैंडेड, तो कोर्ट पहले क्या अज्यूम करके चले, इसका गिल्टी इंटेंशन था या नहीं था? कोर्ट को क्या अज्यूम करना चाहिए, आपको मर्डर स्पॉट पे अरेस्ट किया, यही मानेंगे ना गिल्टी इंटेंशन था। अब अगर नहीं था तो आपको प्रूव करना पड़ेगा। तो प्रिजम्पशंस लेके चले जा सकते हैं, बट आपको राइट पूरा मिलेगा अपने आप को डिफेंड करने का, ये पॉइंट है। अब ये जो गिल्टी इंटेंशन और गिल्टी माइंड वाला कंसेप्ट है, ये आगे अपन क्रिमिनल लॉज में भी पढ़ने वाले, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है ये। टॉर्ट्स में तो बहुत थोड़ा सा दिया, इतना ही पॉइंट है, लेकिन आगे क्रिमिनल वाले में बहुत डिटेल में आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। पहले सुप्रीम कोर्ट का जो प्रिजम्पशन था टूवर्ड्स गिल्टी माइंड एंड इंटेंशन, वो उसमें ये बेसिक पॉइंट ही था, बट बाद में कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि और बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे हैं जहाँ पे किसी का इंटेंशन भले कुछ भी ना हो, लेकिन स्टिल उसको गिल्टी माइंड में ट्रीट करना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, नेग्लिजेंस या केयरलेसनेस। अभी मैंने आपको उस दिन बताया बिहार में वो ब्रिज था, अपनी बात हुई थी, इनॉग्रेशन से पहले गिर गया। अभी चलो इनॉग्रेशन से पहले गिरा, उस पर कोई था नहीं, लेकिन यही ब्रिज अगर बन चुका होता, इनॉग्रेट हो चुका होता, लोग उस पर से जा रहे होते और वो ब्रिज गिर जाता तो किसी की डेथ हो सकती थी। सपोज ऐसा हो गया, डेथ हो गई। अभी अपना गुजरात में वो मोरबी वाला केस नहीं हुआ था, वो फुट ओवर ब्रिज था, हैंगिंग ब्रिज था, बड़ा खराब इंसिडेंट था वो। अब वो मैटर ऐसे ही है। अब वो जो ब्रिज, हैंगिंग ब्रिज बनाया था, वो दिवाली के टाइम पे उन्होंने इनॉग्रेट कर दिया और काफी जल्दी इनॉग्रेट कर दिया। दिवाली आ रही है, पब्लिक आएगी, घूम रहा है, रिवर के ऊपर था, हैंगिंग ब्रिज था और आप उस पर वॉक करके रिवर क्रॉस करके जा सकते हो वैसा। अब उस ब्रिज की होल्डिंग कैपेसिटी 150 से 200 लोगों की थी। उस ब्रिज पे उस दिन 700-800 लोग चल रहे थे, तो ब्रिज तो गिरने ही वाला है। अब ये हादसा अवॉइडेबल था कि नहीं था? कैसे अवॉइडेबल था? एक तो आप पैसेंजर्स को या जो भी ट्रैवलर्स है उनको रिस्ट्रिक्ट करो कि एक साथ इतने लोग नहीं जा सकते, उस तरफ से एग्जिट कर जाए, फिर जाने देना, आप गेट बंद कर दो। 10-10, 15-15 रुपए की टिकट थी और आपने 800 लोगों को जाने दिया पैसे रिकवर करने के चक्कर में, और इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया, 150 लोगों से ज्यादा की डेथ हो गई। तो कितना मेजर इंसिडेंट, अवॉइडेबल था। अच्छा, ब्रिज की स्ट्रेंथ आप ज्यादा कैपेसिटी वाली बना सकते थे, अगर इतने लोगों को अलाउ करना ही था, अगर उस पर स्पेस थी तो स्ट्रेंथ उतनी होनी चाहिए थी कि वो ब्रिज कोलैप्स ना करे। तो मेंटेन करने वाली कंपनी और वहाँ पे जो मैनेजमेंट कर रहा था, जो ट्रैफिक मैनेज कर रहा था, उसकी गलती है वो। अगर ये ठीक से काम करता और केयरलेसली काम नहीं करता तो अवॉइडेबल था। तो ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और भी इंसिडेंट अभी रिसेंटली 1-2 जगह हुए, वाटर पार्क वाला भी केस हुआ है, शायद बड़ौदा के आसपास कहीं पे हुआ ना, तो वहाँ पे भी कुछ गेम जोन का तो राजकोट में भी हुआ ही। गेम जोन वाले सिचुएशन थोड़ी अलग थी, वहाँ कुछ काम चल रहा था और वेल्डिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो गया। लेकिन ये अभी जो बड़ौदा के आसपास हुआ ना, वहाँ पे कोई कोचिंग क्लास या स्कूल के बच्चे और टीचर्स पिकनिक के लिए गए थे,
तो वहाँ पे वो बोटिंग वोटिंग कुछ चल रही थी, उसमें कुछ हादसा हो गया, उसमें भी कुछ लोगों की डेथ हो गई। तो ये सब चीज़ें अवॉइडेबल है। एक थोड़े टाइम पहले एक इको पार्क वाला मैटर हुआ था, मेरे एक दो फ्रेंड्स वहाँ पे गए थे विद फैमिली, और वो खुद उस इंसिडेंट में बोलते हैं ना जैसे कैसे बचे वैसी कंडीशन हो गई। वो इको पार्क था, नेचर पार्क। अब उन्होंने क्या किया, एक बीच में लेक बनाया हुआ था, वो लेक में ना आपको बोटिंग के लिए लेके जा रहे हैं, बट उनका कंसेप्ट ये था कि हम लोग सारी चीज़ें नेचुरल या डिस्पोजेबल प्रोडक्ट से बना रहे हैं, प्लास्टिक स्टील ये सब यूज़ नहीं कर रहे। तो उन्होंने वो बैम्बूज होते हैं ना, बैम्बूज की पूरी बोट बनाई हुई थी प्लैंक जैसा, और उस पर बिठा के सबको वो लेक का टूर करवा रहे हैं, बोटिंग करा रहे हैं और लेके आ रहे हैं। बट वो बैम्बू की बोट का जितना वजन लेने की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा लोगों को बिठा दिया, और लाइफ जैकेट किसी को नहीं पहनाया। और लेक में बोटिंग हो रही है शाम के टाइम पे 8 बजे 9 बजे अंधेरे में। अब लेक में क्या है, ग्रीनरी होती है पूरी, वो पानी साफ नहीं होता, लेक का पानी एक जगह रहता है, वो ग्रीन हो जाता है बैक्टीरिया और इस सब की वजह से, तो वो साफ नहीं होता। रात के टाइम आप लोगों को बिठा रहे हो और आपने लाइफ जैकेट नहीं पहना है। अब मेरे फ्रेंड की फैमिली, वो लोग सब, उसका पूरा ग्रुप, वो सारे विद फैमिली सब पिकनिक के लिए गए थे, और वो बोट पे बैठ गए। अब जब बैठे ना, थोड़ा आगे गई ना, वो बोट पलट गई, पूरा फ्लिप मार गई। अब बच्चे छोटे, लेडीज जेंट्स सब पानी में गिर गए। अब जिनको स्विमिंग आती थी, अभी तो अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है, पानी ऐसा है, तो जिनको थोड़ा तैरना आता था वो लोग तो किनारे पे आ गए, बट कुछ लोग उसके अंदर डूब गए। अब फिर वो लोग बचाने गए, पर अंधेरे में विजिबिलिटी नहीं, कोई वहाँ पे गार्ड नहीं कि जो पानी में जाके जिसको स्विमिंग आती हो बचा सके। अब उसमें इंसिडेंट हो गया, कुछ लोगों की डेथ हो गई। तो वो जो मेरे फ्रेंड थे उनके कॉन्टैक्ट में कुछ लोगों की डेथ हो गई, मतलब उनके नोन में। अब इतना खराब इंसिडेंट हो गया। अब ये चीज़ जो है वो नेग्लिजेंस है या नहीं? आप पानी में लेक में लेके जा रहे हो जो 15-20-25 फुट गहरा है रात के टाइम में, आपके पास वो लाइफ गार्ड नहीं है, आप जैकेट नहीं दे रहे हो, लाइफ जैकेट। अब ये लाइफ जैकेट पहनाया होता तो कोई अंदर डूबता तो नहीं ना। तो कितनी बेसिक सी रिक्वायरमेंट थी और आपने फुलफिल नहीं की, तो जो मैनेजमेंट है उसके खिलाफ तो क्रिमिनल एक्शन होना चाहिए कि ये तो नेग्लिजेंस है, आपको किसी की जान की परवाह नहीं है। ऐसे पॉइंट्स को अब मेंस रिया में इंक्लूड कर दिया गया है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू अ गिल्टी माइंड एंड दिस इज इक्विवेलेंट टू मर्डर। तो चार्ज वैसा सीवियर हो गया। वैसा पहले ये सब चीज़ों को काउंट नहीं करते थे, लेकिन अब करते हैं। ऐसे और भी इंस्टेंसेस है जो अपने उस चैप्टर में देखेंगे। वन ऑफ द एग्जाम्पल आपको बताया। नेक्स्ट, अब इसमें दूसरा पॉइंट ये भी है, जो पानी में जा रहा है, मैं तो मेरे फ्रेंड को ही बोला ना, तुम लोग बेवकूफ़ हो, अपनी सेफ्टी तो अपने हाथ में होती है। जब तुम लेक में जा रहे हो, 25 फुट गहरा है, रात का टाइम है, लाइफ जैकेट नहीं है, तो क्या जरूरत है ऐसी बोट में बैठने की? तुम भी एडवेंचर करने निकल पड़े। अब ये तो भगवान की दया है कि बच गए, कुछ हो जाता तो क्या करते हैं? जिनके वहाँ हुआ है उनको तो फेस करना ही पड़ रहा है। तो अपनी अकल भी चलानी होती है ना कि यार ये सेफ नहीं है। आप अपनी फैमिली को लेके जा रहे हो ऐसी चीज में जहाँ एक लाइफ जैकेट भी नहीं है और एक वुडन प्लैंक है, वो कभी भी पलट सकता है, तो नहीं बैठना चाहिए। अब बैठना, आप क्या सब जा रहे हैं, हम भी चले गए, कुछ नहीं होता, तो ऐसा एटीट्यूड रखोगे तो फिर सामने वाले की भी गलती कम है। नो डाउट जिसने लाइफ जैकेट नहीं प्रोवाइड किया वो तो इलीगल है ही, लेकिन अपनी कॉमन सेंस भी तो होती है जहां अपन अपनी जान की चिंता कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखना जरूरी है। वैसा पॉइंट। नेक्स्ट, द स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय अ स्टैच्यू अनलेस इट इज एक्सप्रेसली मेंशन्ड एज बीइंग अफेक्टेड। स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, लीगल अथॉरिटी। कानून किसके लिए बनते हैं? सरकार के लिए या पब्लिक के लिए? ये आपको दिखता भी होगा सरकार के एटीट्यूड में, ठीक है। पब्लिक के लिए सारे कानून है, हम सरकारी, हमारे लिए कुछ एप्लीकेबल नहीं है। वो उस सेंस में नहीं है, बट बोला है कि जो भी लॉज बनते हैं वो तो सिटीजन्स के लिए बनते हैं। डायरेक्ट गवर्नमेंट के ऊपर वो सारे रूल बाय डिफॉल्ट अप्लाई हो जाए ऐसा नहीं होता। हाँ, जो भी रूल सरकार पे अप्लाई होने होते हैं तो उन रूल्स में मेंशन किया होता है कि दिस इज एप्लीकेबल टू दीज लीगल अथॉरिटीज ऑल्सो। तो ये कोर्ट प्रिजम्पशन लेके चलता है कि भाई कानून पब्लिक के लिए होते हैं तो पहली प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, वैसा, या उन पे उसको पहले अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट, इंटरनेशनल लॉज की बात हो रही है यहाँ पे। बोला देखो आजकल ट्रेंड बहुत चल रहा है ना, अपने इंटरनेशनल लॉज या इंटरनेशनल ट्रेंड को फॉलो करते हैं, और हर कोई कोशिश करता है कि पूरी दुनिया जो कर रही है हम भी वही करेंगे, और वो अपने दिखता भी। अपनी फूड हैबिट्स देख लो, अपनी क्लोथिंग हैबिट्स देख लो, हर चीज़ में अपन वो वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करने जा रहे हैं। लाइफस्टाइल भी अपन पूरा उनके जैसा अडॉप्ट करने जा रहे हैं। इंडिया में एक बात काफ़ी होती है कि वेस्टर्न कल्चर की तरफ अपने यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, और वहाँ जाके देखो उल्टा है, वहाँ के लोग योगा कर रहे हैं। सच में वहाँ पे योगा डे कल गया ना, जितना इंडिया में सेलिब्रेट नहीं होता उतना फॉरेनर्स करते हैं। उनको समझ आ गया है कि इनकी यहाँ की जो एंशिएंट चीज़ें हैं वो ज़्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल है। वो लोग संस्कृत की पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग योगा सेलिब्रेट कर रहे हैं, योगा रोज प्रैक्टिस करते हैं। अपन उल्टा कर रहे हैं, है ना। अपन उनका कल्चर फॉलो करने जा रहे हैं, वो अपना कर रहे हैं। अपने को समझ नहीं आ रही उनके कल्चर से ज़्यादा साइंटिफिक अपना है। फूड हैबिट्स अपनी ज़्यादा अच्छी थी, जो इंडियन फूड है वो ज़्यादा बेटर है। अब अपन वो जंक फूड की तरफ जा रहे हैं और वो वहाँ हेल्दी फूड की तरफ जा रहे हैं, तो वो साइकिल उल्टा चल रहा है। तो पॉइंट ये है कि इंटरनेशनल लॉज को फॉलो करने की कोई गारंटी इंडियन सिस्टम नहीं दे रहा। देखो, हम अगर इंडिया में कानून बना रहे हैं, पहली प्रायोरिटी किसको दे? जो पूरी दुनिया कर रही है वो करें, या जो हमारी कंट्री के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है वो करें? लॉजिक क्या बोलता है? अपनी कंट्री के लिए जो बेनिफिशियल है वही करना चाहिए, और इसमें कॉमन सेंस वाली बात हो जाती है। अब जैसे मैं बीच में ना एक आर्किटेक्चर वाला एक मैटर था। अब जो आजकल बिल्डिंग्स बनती है, तो आप देखते हो बिल्डिंग्स ना वो कांच की बिल्डिंग्स बनती है, देखा है ना बहुत जगह। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो ग्लास की पूरी बाउंड्री, दीवार नहीं है, ग्लास लगा रहे हैं। अब ये चीज़ कैसी है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ये बहुत ट्रेंड है
कि कॉर्पोरेट ऑफिसेज में ग्लास की बॉर्डर होती है, उसको कॉपी करके यहाँ पे आर्किटेक्ट्स वही कर रहे हैं। लेकिन आपको साथ में ये देखना पड़ता है कि सन का डायरेक्शन कौन सा है। अब कितनी बिल्डिंग ऐसी है जो सन फेसिंग है, अब दोपहर को वही कांच की जो बिल्डिंग है ना, वो इतनी धूप में तप जाती है ना, अंदर बैठना मुश्किल हो जाता है। फिर आप क्या करोगे, उसको बैलेंस करने के लिए एसी का बिल बढ़ाओगे। तो लॉजिक भी तो लगा लो, जो पूरी दुनिया कर रही है हम सेम डिजाइन लाके कॉपी पेस्ट कर देंगे, बट आपके यहाँ पे आपके एटमॉस्फेयर में वो चीज मैच होगी या नहीं होगी, वो आपको देखना चाहिए। लॉज में भी गवर्नमेंट यही करती है, हम सीधा यूएस के लॉज या यूके के लॉज या यूरोप के लॉज कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हमारे कंट्री में ज्यादा सूट करेगा वो फॉलो करेंगे। तो ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि हमारा कानून इंटरनेशनल लॉज के साथ मैच करे। क्लियर है? तो ये प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं। द लेजिस्लेचर नोज द स्टेट ऑफ लॉ, पार्लियामेंट वालों को पता है कानून कैसा होता है कैसा नहीं, उनको पता ही होना चाहिए ऑब्वियसली। लेजिस्लेचर डज नॉट मेक एनी ऑल्टरेशन इन द एग्जिस्टिंग लॉ अनलेस बाय एक्सप्रेस एनेक्टमेंट, वो बात हो चुकी है। लॉज में कोई चेंजेस करने होंगे तो पार्लियामेंट डिस्क्लोज तो करेगा कि हमने कानून बदल दिया है, अमेंडमेंट करेंगे तो वो ऑफिशियली होगा, इनफॉर्मली कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। लेजिस्लेचर नोज द प्रैक्टिस ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स एंड द जुडिशियरी, पार्लियामेंट के मेंबर्स को बहुत अच्छे से पता है कि उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एटसेट्रा, वो कैसे काम करती है, कोर्ट का लीगल प्रोसीजर कैसा होता है। तो जो कानून बनाते हैं तो एग्जीक्यूशन वाला पार्ट भी देखना पड़ता है। आज हम कानून बना तो देंगे, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करना भी तो पॉसिबल होना चाहिए, तो ये सब चीजें यहाँ पे मैनेज होती है। नेक्स्ट, द लेजिस्लेचर डज नॉट मेक मिस्टेक, अच्छा उसके पहले भी था ना, द लेजिस्लेचर कन्फर्स पावर्स नेसेसरी टू कैरी आउट द ड्यूटीज इम्पोज्ड बाय इट, इम्प्लाइड है, तो किसी को कोई ड्यूटी दोगे तो उसको सूटेबल पावर्स भी देने पड़ेंगे। अभी ट्रैफिक पुलिस है, आपने उनको ड्यूटी दे दी टू मैनेज द ट्रैफिक एंड टू मेक पीपल फॉलो द रूल्स, लेकिन उनको अथॉरिटी नहीं दी कि वो कोई एक्शन ले सके। मतलब ट्रैफिक पुलिस आपको समझा सकता है कि भाई कानून फॉलो करो, लेकिन आपका चालान नहीं कर सकता, चलेगा ऐसा? फिर तो आप बिंदास घूमोगे, ले भाई नहीं पहनी हेलमेट, रोक लिया, अब क्या कर लेगा, चालान बनाने का पावर तेरे पास है ही नहीं। तो अगर आपने उसको ड्यूटी दी है तो उसको अथॉरिटी भी तो दो, अथॉरिटी से ही तो अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर पाएगा। तो यहाँ पे बोला है कोर्ट ये प्रिजम्पशन लेके चलता है कि जिसको ड्यूटी दी है उसको सूटेबल अथॉरिटी दी होगी और वो उस लेवल पे एक्ट कर सकता है वैसा। लेजिस्लेचर डज नॉट मेक मिस्टेक, हाँ ये तो देखो ट्रस्ट तो मेंटेन करना पड़ेगा। अब पार्लियामेंट कानून बनाता है, कोर्ट उसको एग्जीक्यूट करवाता है, कोर्ट को खुद को पार्लियामेंट पे भरोसा नहीं है, बोले इनको कुछ समझ आती नहीं, कुछ भी लिख के दे देते हैं, पता नहीं क्या कानून बनाते हैं क्या नहीं, हमको इन पे भरोसा ही नहीं है। अब अगर ऐसा ट्रस्ट डेफिसिट होगा तो फिर कोर्ट कैसे काम करेगा? तो कोर्ट हमेशा ही प्रिजम्पशन पे चलता है कि जो लॉ मेकर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, अच्छे खासे क्वालिफाइड लोग हैं, दे नो व्हाट दे आर डूइंग, तो उन्होंने कोई कानून बनाया है ना, तो हम उसको सीरियसली इंटरप्रेट करेंगे और जैसा है वैसा उस पर ट्रस्ट करके जजमेंट देंगे। हम उसी में डाउट करते रहेंगे तो कभी सही डिसीजन नहीं आ पाएगा। तो ये एक बेसिक बात है जो उनको फॉलो करनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट, लॉ कंपेल्स नो मैन टू डू विच इज फ्यूटाइल और फ्रूटलेस। आप कोर्ट में जाते हो कोई डिसीजन मांगने, जजमेंट मांगने, उनसे जस्टिस मांगने, कोर्ट कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं सुनाएगा जो इम्प्रैक्टिकल और इलॉजिकल है, कि जिसको करवा के कोई फायदा नहीं है। सपोज फॉर इंस्टेंस एक सिविल नेचर का डिस्प्यूट अपने लेते हैं कि किसी आपके यहाँ पे ना कोई इवेंट था, मतलब कोई फंक्शन आपके घर पे था और बड़ा फंक्शन था ना, 200-250 गेस्ट आपने इन्वाइट कर दिए और आपने किसी केटरर को हायर कर लिया। अब केटरर को हायर किया, उसको एडवांस दे दिया, मेन्यू फाइनल कर दिया, फूड टेस्टिंग सब कुछ कर लिया। अब उस दिन इवेंट के दिन वो केटरर आ ही नहीं पाया, कुछ हो गया, वो नहीं आया और खाना प्रोवाइड ही नहीं किया उसने, ये सिचुएशन हो गई। अब सोचो आपकी हालत क्या हो रही है, क्योंकि जितने भी गेस्ट आते हैं फंक्शंस में उनके लिए सबसे प्रायोरिटी क्या होती है, आपके लिए क्या होती है? खाना ही होती है। कभी किसी की शादी में गए हो तो लाइटिंग, डेकोरेशन, स्टेज, दुल्हन के कपड़े, दूल्हे के कपड़े, कोई फर्क पड़ता है? एक बार देख लिया ठीक है यार, खाने के ढक्कन खुले या नहीं, मेन्यू में क्या क्या है। सबको शादी में खाना याद रहता है। मैं मेरी शादी का भी एग्जांपल ले रहा हूँ, उसमें ऐसे ही है, मैंने उस पर फोकस किया था मेरी मैरिज के टाइम पे ना, मैंने बोला यार बाकी सब चीज़ें चलेंगी, खाना सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 20 साल बाद भी लोगों को खाना याद रहेगा। आज भी वो आउट स्टेशन वाले गेस्ट मिलते हैं ना, यार तेरी शादी में क्या खाना था, मुझे पता है यही याद रखोगे, इसलिए मैंने फोकस ही उसी पे किया। अब पता है लाइटिंग, डेकोरेशन, कपड़े, ये वो, फोटोग्राफी पे भर भर के खर्चा कर दो, खाना अच्छा नहीं हो ना, वो भी याद रहता है, वो इसकी शादी में खाना बेकार था, मतलब शक्ल देख के याद आ जाएगा अच्छा खाना नहीं था। तो फोकस तो मेन उसी पे। अब केटरर नहीं आया, सोचो गेस्ट, मतलब होस्ट की तो बैंड बज गई होगी, वो फटाफट इतना सारा खाना जोमेटो से भी नहीं मंगा पाएगा, करेगा क्या? लास्ट मोमेंट में पूरा इवेंट आपका फ्लॉप हो गया, लोग गालियां देके गए, बोले यार खाना ही नहीं खिलाया, बेइज्जती कर दी हमारी, घर बुला के यार भूखे पेट वापस भेज रहे हो, बहुत सारा सीन हो गया। अब आपने ना केटरर के ऊपर सीधा केस फाइल कर दिया, बोले तेरी वजह से जो बेइज्जती हुई है मेरी, तो छोड़ूंगा नहीं मैं। अब कोर्ट में जब वो मैटर जाएगा तो कोर्ट क्या रेमेडी दे सकता है? आपको कॉम्पनसेशन दिलवा सकता है या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करा सकता है। आप इतने गुस्से में हो, आपने बोला तू कल आएगा वापस, 250 लोगों का खाना बना के खिलाएगा, भले हम 4 लोग मिलकर खाए तेरा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे 250 लोगों का खाना चाहिए, मतलब चाहिए।
कोर्ट बोलेगा क्या कर लोगे आप उस चीज का, आपका इवेंट तो खत्म हो गया, वापस इवेंट करने वाले हो तो बोलो, फिर उसको बोल देते हैं। लेकिन अननेसेसरी अपना गुस्सा निकालने के लिए उससे 250 बंदों का खाना बनवाओगे और वो खाना फेंक दोगे, वेस्ट करोगे, बांट दोगे लोगों में, इससे तो बेटर है कि आप कॉम्पनसेशन ले लो। तो इस सिचुएशन में हम ऐसा ऑर्डर पास नहीं कर सकते जिससे किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला, विच इज फ्रूटलेस और फ्यूटाइल। तो वो प्रिजम्पशन तो हमें लेके चलना पड़ेगा। नेक्स्ट, लीगल फिक्शंस, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट। लीगल फिक्शंस, देखो जो मर्डर केस होते हैं ना, फिक्शन का मतलब विच इज नॉट रियल, समथिंग विच हैज टू बी अज्यूम, ठीक है। तो लीगल फिक्शन का मतलब ये है कि जब मर्डर केस होता है तो देखो मर्डर करने वाला अगर हीट ऑफ द मोमेंट में मर्डर कर दे, कभी कभी क्या होता है ना, आर्ग्यूमेंट हो गया तो मैं घर से सोच के नहीं आया था कि इसका मर्डर करूंगा, लेकिन आर्ग्यूमेंट में इतना गुस्सा चढ़ गया ना, जो हाथ में उठा के मार दिया, सामने वाला मर गया। अब इसमें कैसा है ना, इस मर्डर को प्रूव करना ज्यादा ईजी होगा, क्योंकि या तो 4 लोगों ने देखा होगा या कहीं सीसीटीवी कैमरा होगा उसमें दिख गया होगा, तो आप बच नहीं पाओगे। लेकिन आपने एकदम प्लान करके मर्डर किया, सोच समझ के, ठीक है, एकदम कोल्ड ब्लडेड मर्डर बोलते हैं, ठंडे दिमाग से सोच के, तो आपने उसमें पूरा ट्राई किया होगा ना कि कोई प्रूफ ना मिले या मुझे कोई देख ना ले, वहाँ पे कोई कैमरा ना हो, ये सब आपने सोच के ही किया होगा। अब ऐसे मर्डर में बहुत बार एविडेंस नहीं मिलता, मतलब लाइव एविडेंस, सीसीटीवी फुटेज, कोई विटनेस नहीं मिलता है। तो इस सिचुएशन में ऐसे मर्डर को प्रूव कैसे करें? अब जो सीबीआई या जो भी अथॉरिटी है जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, वो लोग जो डॉट्स मिलाते हैं उसके, क्या एविडेंसेस मिले, क्या फिंगरप्रिंट मिले, आप उस टाइम पे कहाँ पे थे, ये प्रूव करो, ऐसा पॉइंट होता है। और आजकल सबसे खराब प्रूफ है आपकी मोबाइल की लोकेशन। हाँ, कितने मर्डर ऐसे प्रूव हो जाते हैं, देखो मर्डर करने जाओ फोन लेके मत जाना, गूगल वाला बता देगा तू यहीं था। हाँ, ये सच में बता रहा हूँ, मैंने कहीं देखा था किसी चीज में, वो गूगल लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं, बोले सर इसका फोन के लोकेशन से पता चल जाएगा। हर इंसान अपना फोन तो साथ में लेके ही जाता है, मतलब वो तो ऑब्वियस है, बाथरूम में जाए तो लेके जाता है आजकल, तो ऑब्वियस है, तो फोन तो रहने ही वाला है। तो फोन की लोकेशन झूठ नहीं बोल सकती, वो एक एविडेंस की तरह काम करता है कि आपका फोन इस एरिया में ट्रेस हुआ है, तो आप बोल रहे हो मैं तो इधर था ही नहीं, तो आपका फोन वहां कैसे मिला, तो ये पॉइंट आ जाता है। तो ऐसे सब एविडेंसेस को जोड़ के एक है ना थियरी बनाई जाती है कि मर्डर किया होगा तो ऐसे किया होगा। देखा होगा आपने कोई क्राइम वाली मूवी या कोई वेब सीरीज देखी होगी, तो जब कोर्ट में वो आर्ग्यूमेंट देते हैं ना जज के आगे, तो बताते हैं कि बोले देखो ऐसा ऐसा एविडेंस मिला है, तो हमने ये थियरी डेवलप की है कि ये ऐसे आया होगा, इस दरवाजे से आया होगा, ये मर्डर वेपन लेके आया होगा, इतने बजे इसने मर्डर किया और ऐसे यहाँ से भाग गया होगा। तो कोई फुटेज नहीं है हमारे पास, लेकिन जो बाकी का सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिला है ना, उस डॉट्स को ज्वाइन करके हमने स्टोरी बनाई है। इस स्टोरी को हम बोलते हैं लीगल फिक्शंस। अब क्या होता है, जब आप ये स्टोरी जज के सामने प्रेजेंट करते हो तो जज मान लेगा, बोला स्टोरी बड़ी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग है, और लग रहा है ऐसे ही होगा, चलो ठीक है फांसी तो खत्म करो। जो सामने वाला अक्यूज्ड है उसको पूरा मौका मिलता है इस स्टोरी को गलत साबित करने का। अब वो इसमें लूप होल्स ढूंढ रहा है उसका लॉयर कि इसको गलत क्या साबित करो। अगर एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जो प्रैक्टिकली मिसमैच हो रहा है कि थियरी में लूप होल है, मिस्टेक है, तो फिर वो अक्यूज के फेवर में चला जाता है। बिकॉज लीगल सिस्टम में मर्डर केस में जब तक 100% श्योर ना हो कि मर्डर उसी ने किया है, तब तक सजा नहीं हो सकती। बिकॉज बेनिफिट ऑफ डाउट है ना अक्यूज को मिलता है, क्योंकि अपना लॉ ऐसा बोलता है कि बोलते हैं वो 100 गुनहगार छूट जाए, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, वैसा स्टेटमेंट यूज होता है बहुत बार। ये वही पॉइंट है कि भाई एक इनोसेंट पर्सन जेल चला जाए उससे बेटर है 4 कल्प्रिट लोग बच जाए, वो चलेगा। इनोसेंट को जेल नहीं होनी चाहिए। तो 99% श्योर भी नहीं चलता है, 100% श्योर होना चाहिए, तभी आपको जेल होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो ऐसे पॉइंट्स होते हैं। तो लीगल फिक्शन का मतलब क्या, एक थियरी या एक स्टोरी क्रिएट की जज के सामने प्रेजेंट की लॉजिकली, अगर उसमें कोई लूप होल नहीं निकला तो उसको अडॉप्ट किया भी जा सकता है, और अगर लूप होल निकला तो फिर उसको सेट असाइड भी किया जा सकता है। इट कैन बी आइदर वेज। क्लियर ये पॉइंट? देख लो, लीगल फिक्शन की लैंग्वेज पढ़ लो, फिर आगे बढ़ते हैं। बोलो, क्लियर हो रहा है? मैंने थोड़ा एकदम सिंपल वर्ड्स में आपको बता दिया, आप उसको उस तरीके से भी एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बाकी लैंग्वेज आपके सामने। नेक्स्ट पॉइंट रिपीट हो रहा है, पावर्स एंड ड्यूटीज आर इंटरकनेक्टेड। मैंने बता ही दिया कि ड्यूटीज दिए तो पावर देने ही पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट है इसका, डॉक्ट्राइन ऑफ नेचुरल जस्टिस। ये अगेन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, एडमिन लॉज करके अपना एक चैप्टर है, उसमें डिटेल में आने वाला है। अब इसे बेसिक बता रहा हूँ। नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का मतलब ये है
जो लीगल सिस्टम का फाउंडेशन है ना, दैट इज जस्टिस, कि भाई कोई भी कानून इसलिए बनाया जाए ताकि सबको न्याय मिल सके, जस्टिस मिल सके, तो उसी इंटेंशन पे चलता है। तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट कभी भी बात नहीं जानी चाहिए। अब इसमें बहुत सारे मैटर्स कभी कभी डिबेटेबल हो जाते हैं, जैसे एक जो मैटर है दैट इज ऑफ कैपिटल पनिशमेंट, फांसी की सजा जो होती है। अब इसके ऊपर बहुत बार आर्ग्यूमेंट्स होते हैं कि फांसी की सजा सही है या गलत है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू, सही है गलत है, फांसी होनी चाहिए या बिल्कुल ही नहीं होनी चाहिए? मतलब डिपेंड करता है इन द सेंस कि फिर अगर मैटर वैसा है तो होनी चाहिए, बात वही हो गई ना। अब कितने लोग इसके अगेंस्ट बोलते हैं, बहुत सारे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट होते हैं, एनजीओ वाले होते हैं, सोशल वर्कर्स होते हैं, वो लोग बहुत बार इसके अगेंस्ट बोलते हैं, नहीं नहीं बोले ये तो बहुत गलत है, मतलब फांसी की सज़ा तो नहीं होनी चाहिए, आप जान के किसी की हत्या कर रहे हो वैसी बात हो गई और आप उसको फांसी पे लटका रहे हो, इनह्यूमन है। बट पॉइंट वो है ना कि सामने वाले ने किया क्या वो तो देखना पड़ेगा, सोसाइटी को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी है। अब एक इंसान किसी का मर्डर कर दे वो चलेगा, फिर उस मर्डरर को फांसी होगी तो वो नहीं चलेगा, तो ये कैसी बात हुई? जान की कीमत तो सबकी एक बराबर है, अगर एक की गई है तो दूसरे को भी तो फिर वो चीज़ फेस करनी पड़े। और उसी वजह से सोसाइटी में डर होगा ना कि यार मेरे को फांसी हो जाएगी तो भाई ये पंगे नहीं लेना, इतना आगे नहीं बढ़ सकते। अगर नहीं होगी तो लोगों के माइंड में डर नहीं होगा। आज फांसी की सज़ा है तो भी इतने मर्डर होते हैं, तो सोचो लोगों को डर नहीं है, तो फांसी की सज़ा नहीं होगी तो ये केसेस कितने बढ़ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो डिबेटेबल है, नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है या उसके फेवर में है, लेकिन बहुत बार ऐसे स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जो जिसको फांसी हो रही है फिर उसके फेवर में लोग बात करते हैं कि यार उसकी फैमिली है, ये है वो है, उनको कैसा लग रहा होगा, उनके दिल पे क्या बीत रही होगी, तो उसके सामने वाले की भी तो है, वो भी तो देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं काउंटर बैलेंस करने के लिए ऐसे टफ कॉल्स लेने पड़ते हैं। आप उसमें जस्टिस की बात करने लग जाओगे तो वो फेयर नहीं वैसा है। तो ऐसे बहुत सारे और पॉइंट्स हो सकते हैं जो अपने उस चैप्टर में देखेंगे, बट कोर्ट कोशिश ये करता है कि नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल जितने हो सके फॉलो होने चाहिए, ये पॉइंट। हाँ कम होती है इसलिए तो बोल रहे हैं वो लास्ट ऑप्शन रखते हैं। तो कोर्ट को भी कोई ऐसा मजा थोड़ी आ रहा है जज को कि चलो यार रिकॉर्ड बना रहा है वो कितनी फांसियां सुनाई मैंने आज तक, ऐसा कुछ नहीं है। तो फांसी वो सुना रहे हैं ना, दैट इज द लास्ट ऑप्शन। उसके बदले लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का भी अभी प्रोविजन है कि अंटिल यू आर अलाइव आपको जेल में रहना है। तो वो तो और भी खराब चीज़ ही हो गई देखा जाए तो, क्योंकि आपके पास अब कोई उम्मीद नहीं बची बाहर निकलने की, वैसा हो गया। तो ऐसे जजमेंट भी तो दिए जा रहे हैं ना, तो फांसी जो है लास्ट ऑप्शन रहता है। और आपने देखा होगा मूवीज में जब फांसी की सजा सुनाते हैं वो पेन से लिखते हैं और पेन को तोड़ देते हैं, देखा है ऐसा कुछ? तो उसका कुछ लॉजिक पता है? ऐसा कोई रूल है, कोई सेक्शन में लिखा है कि पेन तोड़नी पड़ेगी? हाँ वो थोड़ा बोलते हैं ना इमोशनल टच है उसमें, ऐसा कि भाई क्या एक ऐसी पेन जिससे किसी का डेथ सेंटेंस लिखा गया हो, ऐसी पेन या तो होनी ही नहीं चाहिए या कभी वापस यूज ना करनी पड़े। तो इट इज़ अ कस्टम कि भाई वो पेन को ना तोड़ देते हैं कि उसको री यूज नहीं करना है। और दूसरा ये होता है कि वो जज जो है ना अपना गिल्ट वो पेन के ऊपर डाल देता है, मैंने फांसी नहीं सुनाई तूने लिखा है, वैसा होगा। ऑब्वियस है ना यार, वो बेचारा वो भी इंसान है। आप सोचो आप जज हो, आपने आज किसी को फांसी की सजा सुनाई है, उसकी शक्ल देख के आए हो, आपको रात को खाना खाने में तकलीफ हो जाएगी, बोले यार मेरी वजह से बेचारे को फांसी हो रही है, गिल्टी तो फील होगा ना। तो गिल्टी फील होना नहीं चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो गिल्ट ना पेन के ऊपर डाल के उसको तोड़ देते हैं। दैट इज अ कस्टम, ऐसा कोई रूल में नहीं लिखा है कि तोड़नी पड़ेगी। आपको चाहिए तो घर ले जाओ, बोले यार फालतू नुकसान हो जाएगा, मेरे को क्या, मैं ऐसा कुछ गिल्टी फील नहीं करता, फांसी सुना दी, तो आपकी मर्जी है, लेकिन ऐसा एक कस्टम होता है जो करते हैं। डिपेंड करता है ना, कुछ लोगों को फर्क नहीं पड़ता। ठीक, बस तो ये प्रिजम्पशन वाला आंसर आपका कंप्लीट है। आज इतना रखते हैं, बाकी के पॉइंट्स फिर कल कंटिन्यू करें।